मृदुला गर्ग द्वारा रचित मेरे संग की औरतें। ये जो लेख है ये एक संस्मरणात्मक लेख है। संस्मरणात्मक लेख का मतलब होता है कि अपनी स्मृति, अपने पास्ट, अपने भूतकाल और अपनी यादों के आधार पे उनके कुछ हिस्सों को याद करके लेख लिखना। इस प्रकार के लेख में लेखक अपनी यादों से कुछ वो हिस्से निकालता है जो उसके दिल और दिमाग पे एक छाप बनाते हैं, जिससे उसका कुछ अनुभव होता है, वो कुछ सीखता है, उसको अपने लेख में उतारता है। तो ये इस प्रकार का एक संस्मरणात्मक लेख है और इसका सारांश मैं आपको आज बताऊंगी। इस लेख में जो लेखिका हैं उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जो भी औरतें उनके संपर्क में आई उन्होंने उनका वर्णन करा है और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से ये स्त्रियां, जिनका उल्लेख उन्होंने किया है, अपने परिवार एवं समाज की परंपरा का पालन करते हुए वो स्वतंत्र विकास करती हैं। परंपरागत तरीके से जीवन यापन करते हुए भी वे अपने आत्मसम्मान और अपने आत्मविश्वास को कायम रखती हैं और इन्हीं विशेषताओं की श्रेणी में उन्होंने इस लेख में अपनी नानी, अपनी माँ, दादी, परदादी, अपनी बहनें और स्वयं को रखते हुए बताया है कि मौलिक और स्वतंत्र विचार रखने वाले अपनी सफलता की राहें खुद बना लेते हैं। तो इस कहानी में सबसे पहले उन्होंने जिनका उल्लेख करा है वो है उनकी नानी। लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही मर गई थी, इसलिए लेखिका उनसे कहानियाँ तो ना सुन सकी। शायद इसी कारण लेखिका लोगों के लिए कहानियाँ लिखती हैं, परंतु उसकी नानी की कहानी भी रहस्यमयी है। वो जीवन भर अनपढ़ और पर्दा नशी रहीं। उनकी शादी विलायत रंग में रंगे हुए व्यक्ति से हुई। जब उनके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए और विलायत रहन सहन में रहने लगे, तब भी नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती रहीं। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी भी विरोध नहीं करा, परंतु जब उनकी मृत्यु नज़दीक आने लगी तो उन्होंने अपने पति से कहकर उनके दोस्त प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलवाया। इस इच्छा से घर के सभी लोग हक्के बक्के रह गए और उन्होंने क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को कहा कि उनकी लड़की के लिए होने वाला वर कोई क्रांतिकारी हो, अंग्रेज़ साहब का फरमाबरदार या उनका गुलाम न हो। उनकी इस इच्छा के अनुसार आज़ाद ख्यालों का अनुमान सहज रूप से लगाया जा सकता है। उनके लिए क्रांतिकारी की तरह अकिंचन होकर जीना किसी दूसरे तरह के जीवन जीने से बेहतर था। इसके बाद वो अपने लेख में अपनी माँ का वर्णन करती हैं कि उनकी लेखिका की माँ की शादी उनकी नानी के इच्छा के अनुसार एक पढ़े लिखे होनहार क्रांतिकारी युवक से हुई। तो क्रांतिकारी युवक था, अंग्रेज़ों का फरमाबरदार नहीं था, इसलिए उसके पास कोई पुश्तैनी धन नहीं था, लेकिन फिर भी लेखिका को अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को अपनाते हुए उनसे शादी उन्होंने करी और अपनी माँ के विषय में बताती थी कि वो बहुत ही सुंदर, नाजुक और ईमानदार, निष्पक्ष और गैर दुनियादार थी और वो शारीरिक रूप से थोड़ी कमज़ोर भी थी। इतनी कमज़ोर थी कि वो साड़ी तक नहीं पहन पाती थी, मतलब खादी की साड़ी होती थी, ठीक है, तो उसको संभालना उनके लिए बड़ा दूभर हो जाता था। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी जो उनकी माँ का प्रभाव था उनके घर में बहुत था, क्योंकि वो बहुत ही निष्पक्ष और गैर दुनियादार औरतें थीं। ठीक है, गैर दुनियादारी का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा उनको घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके ससुराल वाले इतने कोऑपरेटिव थे कि वो उनको ऐसा कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा कहते भी नहीं थे, लेकिन उनकी सलाह ज़रूर ली जाती थी घर में, क्योंकि वो घर की एक सदस्य थी और वो निष्पक्ष थी, ईमानदार थी, इसलिए उनकी जो सलाह थी वो ज़रूर ली जाती थी और जिस बात को वो कह देती थी वो पत्थर की लकीर की तरह उसको निभाया भी जाता था। लेखिका की माँ जो थी उनमें भी एक आज़ादी का जुनून था, किंतु वे अपने ही आज़ाद ख्यालों को निभाती थी। वो आम भारतीय माँ की तरह बिल्कुल भी ना थी। मैंने बताया ना कि वो मतलब बच्चों को लाड़ प्यार करना और क्या कहते हैं, इस तरह से इन कामों में उनकी अरुचि थी। और दूसरा एक कारण था कि वो शारीरिक रूप से थोड़ी कमज़ोर रहती थी, वो बीमार थी, तो अधिकांश समय उनका लेटे लेटे किताबें पढ़ने में, संगीत सुनने में और साहित्य चर्चा में बीत जाता था। लेकिन तब भी सब लोग उनको बहुत मानते थे। क्यों? क्योंकि एक तो वो सहाबी ख़ानदान की थी, मतलब उनके जो पिताजी थे वो क्या थे,
वो मतलब विलायत से आए हुए लौटे हुए थे, बैरिस्ट्री करके आए थे। और दूसरी बात ये कि वो झूठ नहीं बोलती थी कभी, और एक दूसरे की बात को कभी किसी को बताती नहीं थी। इन कारणों से घर वाले भी और बाहर वाले भी वो उनका बहुत सम्मान करते थे। वो अपने बच्चों के साथ बहुत उनका ध्यान तो नहीं रख पाती थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की दोस्त जैसी थी। वो उनके घर में, उनके ससुराल में सबको अपनेपन की, निजित्व की पूरी छूट दी, ठीक है ना। कोई किसी की चिट्ठी आती तो नहीं पूछता कि किसकी है, या कोई खोल के नहीं देखता। इसके बाद उन्होंने अपने एक और औरत, एक और स्त्री या नारी का वर्णन करा है, जो थी उनकी परदादी। वो जब जो उनकी परदादी थी, यानी कि उन लेखिका की माँ की सास की भी सास जो थी, वो भी एक ऐसी ही औरत थी जो परंपरागत तरीके से हटकर चलने वाली थी, ठीक है। जब इनकी माँ की शादी हुई तो उन्होंने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू को पहला बच्चा लड़का ना हो के लड़की हो। उन्होंने अपनी इस मन्नत से भरे समाज में घोषणा भी कर दी और हर रोज़ मंदिर में जाकर यह मन्नत दुआ करती थी। इसका कोई कारण किसी को समझ में नहीं आया और न ही किसी ने कभी अपने मुंह से उनसे कुछ पूछा, ठीक है। उनके बारे में ये प्रसिद्ध था कि भगवान जो है उनकी दुआ जो है बहुत सुनते हैं। तो यही हुआ भी, जब जैसी उन्होंने मन्नत मांगी वही हुआ। जब उन्होंने मन्नत मांगी तो जो पहला बच्चा हुआ वो लड़की ही हुआ, जो कि लेखिका की बड़ी बहन है। और लेखिका लिखती हैं यहाँ पे कि उनकी इस मन्नत से कि लड़की होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, भगवान इतना घबरा गए कि अफरा तफरी में उन्होंने एक के बाद एक 5 लड़कियाँ दे दी उनके घर में। एक और कहानी के द्वारा बताती हैं कि किस प्रकार से उनकी परदादी बहुत ही निडर थी। लेखिका की माँ का प्रभाव इतना था कि एक चोर उनके सामने पड़कर भला इंसान बन गया। हुआ ये कि एक रात घर के सारे जो आदमी थे वो बारात में चले गए, शादी थी, और सारी औरतें सज धज के रत जगह मना रही थी एक जगह इकट्ठा होके। और जब चोर ने देखा कि इस तरह का शादी का माहौल है, सब बिजी हैं, तो वो उस कमरे में जा घुसा इत्तेफाक से जहाँ दादी सो रही थी। तो उन्होंने पूछा कौन है? उन्होंने बोला मैं, चोर। तो उन्होंने कहा अच्छा चल पानी पिला। तो और अपना उसको खाली लोटा पकड़ा दिया। उनको बहुत ज़्यादा तो दिखता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चलो अच्छा मुझे पानी पिलाओ, वो प्यासी थी। और उन्होंने कहा कुएं से पानी भर के लाओ, पर देख कपड़ा कस के बांध रखियो और तरीके से छानियो। ये सुनकर चोर घबरा गया और उसने कहा कि उनके मुंह पे कपड़ा बंधा है, ये देख लिया। और उसने माँ ने फिर कहा कि चलो जल्दी जाकर पानी लेकर आओ। तो अब चोर क्या करता, वो तो दुविधा में फंस गया। उसने कहा मैं चोर हूँ, क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी? तो दादी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला कि जो इस समय पानी पिलाए वो मेरे लिए भगवान है। और वो ऐसा कंफ्यूज हुआ, इतना अकबकाया कि चल दिया वो पानी लाने के लिए, और इतना प्रभावित भी हुआ। और दादी ने उसको अपनी बातों से इतना प्रभावित कर लिया कि उसने क्या निश्चय लिया कि वो जो है उसने अपना चोरी का धंधा छोड़कर खेती अपना ली। इसके बाद इन्होंने अपनी नानी, माँ और दादी और परदादी के उल्लेख के बाद इन्होंने अपने और अपनी बहनों का उल्लेख करा है। उन्होंने बताया है कि जो लेखिका थी उनकी परदादी ने जो मन्नत मांगी थी उसके कारण उनके घर में वो उनके अलावा 4 बहनें और हुईं। लेकिन लड़की होने के बावजूद भी किसी के अंदर हीन भावना नहीं थी, बल्कि उन सब ने लीक पर से चलने से इनकार कर दिया। उनकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल भगत, इन्हीं के लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी। इन्होंने शादी के बाद जैन नाम छोड़कर पति का नाम ग्रहण कर लिया और प्रसिद्ध लेखिका बन गई। दूसरी कन्या थी मृदुला गर्ग अर्थात लेखिका स्वयं। इन्होंने भी शादी के बाद अपना नाम में गर्ग अपने नाम में जोड़ लिया। तीसरी बहन गौरी उर्फ चित्रा लेखन कार्य नहीं करती थी। चौथी बहन रेणु भी नहीं लिखती थी। 5वीं बहन अचला अंग्रेज़ी में लिखती हैं और छोटा भाई राजीव हिंदी का लेखक है। इन चारों को उनका सारा ख़ानदान पढ़ता है, लेकिन लेखिका को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उनके ससुराल वाले उनका लिखा हुआ नहीं पढ़ते, परंतु इस बाद में इसके लाभ भी उनको पता चले।
उनकी जो बहन थी रेणु, उन्होंने उनके बारे में उल्लेख करते हुए बताया है कि उनकी जो 2 बहनें थीं जो लेखिका नहीं बनी, उन्होंने भी स्वायत्त और वो अपने में एक दबंग प्रवृत्ति की थी। वे अपने अनुसार जीना जानती थीं। एक बार गर्मी की छुट्टी के इन्होंने एक वर्णन का बताया है कि गर्मियों में स्कूल से वापसी के समय उनके पिता उनको लिवाने के लिए गाड़ी भेज दिया करते थे। अचला तो उसमें बैठ जाती, परंतु रेणु पैदल आती। वह कहती, थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है। इस प्रकार बीए की परीक्षा देने के समय भी वो अड़ गईं। बोली, परीक्षा देने का फ़ायदा बताओ। सभी ने अपनी अपनी तरह से समझाया। पिता ने कहा, इससे नौकरी मिलेगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, बहुत सी बातें बताई, लेकिन वो मानी नहीं। और अंत में फिर पिता को थक के यही कहना पड़ा, मैं कह रहा हूँ इसलिए करो। तब उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए जैसे तैसे परीक्षा पास करी। सच बोलने में तो वो माँ से भी 2 कदम आगे। उनका सच सुनकर कभी कभी लोग हंस भी पड़ते थे। जब उनको कोई इत्र भेंट करता था, सेंट, तो वो कहती थी, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। और जो चित्रा थी वो भी एक दबंग प्रवृत्ति की स्त्री हैं, और जो वो उनके मन में बात आती थी वो करके ही मानती थी। कॉलेज में पढ़ते समय वह खुद पढ़ने से ज़्यादा दूसरों को पढ़ाने में ध्यान लगाती थी, इसलिए उनके अपने जो अंक थे वो उनके जिनको पढ़ाती थी उनसे कम ही आते थे। और शादी के बारे में भी उन्होंने एक ऐलान कर दिया था कि मैं उसी लड़के से शादी करूँगी। इनफैक्ट लड़के को भी इस बात का पता नहीं था कि वो उससे शादी करेंगी, लेकिन जो वो सोच लेती थी वो करती थी। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उसी लड़के से उनकी शादी करानी पड़ी, उसी लड़के से उनकी शादी हो गई। सबसे छोटी बहन ने ठीक ठाक पढ़ाई करी, पिता के इच्छा के अनुसार शादी करी। वह लीक पे चलती हुई प्रतीत हो रही थी कि जैसा परिवार वाले कह रहे हैं वैसा करती जा रही। लेकिन 30 वर्ष की उम्र में आते आते पता चल गया कि उन्होंने भी लीक से विद्रोह करके लेखिका बन गई। लीक का मतलब यहाँ पर यही है कि जो परंपरागत तरीके से जो चीज़ें चली आ रही हैं उसको अपनी इच्छा हो ना हो मन मारते हुए उस पर चलना, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर लेखिका यही बता रही हैं कि हमारे घर की, हमारे संघ की जो औरतें थीं, उन्होंने अपने आत्मसम्मान और अपने आत्मविश्वास से परंपरा का पालन किया। जो परंपराएं उनके स्वाभिमान के आड़े नहीं आई, उन सब परंपराओं का पालन करते हुए वो आगे बढ़ी, ठीक है। तो ये यही बताना चाह रही कि सभी बहनों में लीक से हटने का गुण था, परंतु गृहस्थी, विवाह, परंपरागत तरीके को किसी ने नहीं छोड़ा, सब ने फॉलो करा। उनका विश्वास था कि हम अगर आदमी बदल लेते हैं या दूसरी शादी कर लेते हैं, एक से नहीं, हमको हमारा चला हिसाब किताब या हमें ससुराल वाले नहीं अच्छे मिले या इस तरीके से घर बदल लें, आदमी बदल लें, स्थितियाँ बदल लें, तो इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अगर हम घर के भीतर भी रह के अपने हिसाब से अपने जीवन को जी ले रहे हैं तो इतना काफ़ी है। इसके बाद लेखिका एक घटना के बारे में बताती हैं कि शादी के बाद वो बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में पहुंची। वहाँ पे क्या था, नर नारी की पृथकता जो थी इतनी हावी थी कि पिक्चर में भी नर नारी अलग अलग बैठते थे, ठीक है। उन्होंने कई कोशिशों के बावजूद शादीशुदा औरतों को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वे मर्दों के साथ बैठकर नाटक में अभिनय कर सकती हैं, पार्ट ले सकती हैं और एक साथ बैठ सकती हैं। और उन्होंने कई साल तक नाटक करे इस तरह के औरतों को उनका संगठन करके और अकाल राहत कोष के लिए धन इकट्ठा करा। और उन्होंने एक विद्यालय का निर्माण कराया। इसके पीछे भी एक बड़ी रोचक घटना है कि लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे से बागलकोट पहुंची और वहां पर कोई ढंग का विद्यालय नहीं था जिसमें वे अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो उन्होंने एक कैथलिक बिशप से प्रार्थना करी कि वहाँ सीमेंट कारखाने की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया जाए। तो बिशप ने कहा वहाँ क्रिश्चियन जनसंख्या कम है तो मैं नहीं इस बात को पूरा कर सकता। तो लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा के योग्य होने की दलील दी। उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ क्रिश्चियन बच्चों को ही शिक्षा लेने का अधिकार है। बिशप ने कहा अगर आप यकीन दिलाएं तो वो कि ये स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा।
मतलब बिशप ने उनके आगे एक शर्त रख दी, आप ऐसा बोलें कि 100 वर्षों तक ये स्कूल चलता रहेगा तो मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाऊं। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने वो मना ही कर दिया, क्योंकि आगे 100 वर्षों की गारंटी कौन ले सकता था। ये सुनकर लेखिका को बहुत गुस्सा आया। तो बिशप ने भी कहा ठीक है, स्कूल खोलना आपकी समस्या है, मेरी नहीं। लेकिन लेखिका ने ये संकल्प किया कि वे हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोलेंगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाएंगी। फिर उन्होंने कुछ लोगों की सहायता से इस काम को पूरा करा और इस प्रकार से अन्य सरकारी अफसरों के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ सके। इस प्रकार लेखिका ने अपनी ज़िद को हर जगह पूरा करा और ख़ासकर लेखन के मंच पे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि उनके लेखन कार्य में बहुत सी बाधाएं आ रही हों, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपनी इच्छा को और अपनी सही इच्छा को पूरी करने के लिए प्रयास करा। ठीक है, एक आखिरी में जब ये पाठ ख़त्म होता है तब उन्होंने एक अपनी बहन का भी किस्सा बताते हुए इस पाठ को ख़त्म करा है कि उनकी जो बहन थी रेनू, उनके आगे ज़िद के आगे कुछ भी नहीं चलता था। कि ये बात 1950 की है और एक बार दिल्ली में करीब 9 इंच बारिश हुई और पूरा नगर पानी से लबालब भर गया। वहाँ कोई सवारी भी बाहर निकलना मुश्किल था, यातायात ठप पड़ गया था। स्वाभाविक था कि स्कूल भी बंद हो गए थे, किंतु रेनू ने स्कूल जाने की ठान ली। उसे समझाया गया कि स्कूल बंद होगा, परंतु वह यही कहती रही कि आपको कैसे पता, आपको कैसे पता। आखिरकार वो बस्ता उठाकर स्कूल गई और स्कूल के चौकीदार उसको देख के दम। घर आने पे सबने कहा था हमें तो पहले ही पता था स्कूल बंद होगा। इस पर रेनू बोली स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो लेखिका को लगता है कि उस दिन रेनू के अकेले स्कूल जाने में कितना रोमांच हुआ होगा। सचमुच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ, अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस बात से क्या प्रमाणित होता है, उनको वो ये बताना चाहते हैं कि वो और उनकी बहनें कोई साथ दे ना दे या उनके संग की जो भी औरतें थीं वो अकेले राह पर चलना जानती थीं। ये सारी की सारी औरतें जिनका उन्होंने उल्लेख इस पाठ में करा है, सभी बहुत ही स्वतंत्र विचार रखने वाली और मौलिक स्त्रियां थीं। ठीक है, वे लीक को पीटने वाली जो थी वो पोगापंथी लोग नहीं थे। वे विचारवान स्त्रियां थीं और अपनी राह स्वयं बनाने की, उस पर स्वयं चलने की और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए आगे बढ़ने की सबके अंदर एक हिम्मत थी। तो अपने पाठ के ज़रिए वो यही बताना चाहती हैं, स्त्रियों को उत्साहित करना चाहती हैं कि हम किस प्रकार से अपने विचारों को अपने अंदर रख कर किसी भी परंपरा का विरोध ना करते हुए भी, एक स्वतंत्र विचार रखते हुए भी हम अपने पथ पर, अपने राह पर आगे बढ़ सकते हैं।